वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुन आफ्ताब सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देख रहे हैं जिसमें कि 20 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने सारे अनुच्छेद कराए हुए हैं और बाकी संविधान की विशेषताएं, हिस्ट्री वगैरह टोटल बताई हुई है। तो आज हम देखने वाले हैं भाग 12 को। ठीक है, भाग 11 20वीं वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक अनुच्छेद है जो कि वित्त या संपत्ति और संविधान वगैरह से संबंधित है। तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, तो उसमें से हमने मेन अनुच्छेद लिए हैं जिनकी आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो पहला है अनुच्छेद 265। वो है कि बिना संसद में विधेयक पारित किए टैक्स नहीं लिया जा सकता। मतलब कि अगर सरकार कोई भी नया टैक्स लेगी तो उसकी अपनी मर्जी नहीं है कि उसका कोई भी टैक्स को लगा दे। पहले संसद में वो विधेयक पारित करना पड़ता है कि हाँ, जैसे जीएसटी है तो पहले संसद में पारित हुआ, उसके बाद में संसद अगर उसको अलाउ करती तभी वो जनता पर लगाया जा सकता है। तो कोई विधेयक मतलब कानून है वो टैक्स से संबंधित, वो पहले संसद में पारित होगा तब जाके लोगों पे लागू होगा। दूसरा है अनुच्छेद 266। वो बोलता है कि भारत की संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि होगी। तो संचित निधि का क्या मतलब है कि जो भी केंद्र सरकार का जो भी पैसा होता है, सरकार की जो भी इनकम होती है, वो पैसा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। जैसे हम लोग अपना इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो जो भारत की जो इकट्ठा पैसा रखा जो होता है उसको बोलते हैं संचित निधि। अब ये भारत सरकार रखती कहाँ है? तो जो भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसको दे देता है, वो इसको संभाल के रखती है। अब उसमें पैसा रखते रहते हैं। अब उस पैसे को निकालता कौन है? तो एक विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है पहले संसद में, तभी उस पैसे को जो भारत सरकार है वो निकाल सकती है। पहले मतलब संसद में बताना होता है कि हाँ, हम इस काम के लिए पैसा निकाल रहे हैं। ठीक, उसके लिए एक विनियोग बिल आता है, उसको पारित कराना पड़ता है संसद में, तब जाके फिर संचित निधि से आरबीआई से वो अपना पैसा भारत सरकार ले सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 267। ठीक, इसमें है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब क्या है? अगर मान लो कोई प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका पहले से कोई अनुमान नहीं है, इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक आकस्मिक निधि बना के रखी होती है। ठीक, अब जैसे कि फंड, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए पहले से ही अलग से एक छोटा सा फंड बना के रख लेते हैं। अब ये जो है उसकी जो न्यूनतम आकस्मिक निधि की सीमा न्यूनतम 500 करोड़ है, लेकिन अभी लगभग 2022 में आकस्मिक निधि को बढ़ा दिया है, क्योंकि 500 न्यूनतम में तो काफ़ी कम है, क्योंकि 500 करोड़ से अब कुछ नहीं होता, क्योंकि देश की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है और भारत देश भी काफ़ी बड़ा है। तो इसको 500 करोड़ से बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दी गई है फिलहाल। ठीक, कई गुना बढ़ा दी। कहाँ 500 करोड़ और कहाँ अब न्यूनतम, ये न्यूनतम है, केवल इतना नहीं है, ये तो कम से कम इतना रहना चाहिए। तो न्यूनतम जो है अब 30,000 करोड़ कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले इसको राष्ट्रपति ही निकाल सकते थे आकस्मिक निधि को। जैसे भी कोरोना में जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो राष्ट्रपति इसको निकाल सकते हैं आकस्मिक निधि को। लेकिन अब क्या करा है, जो 30,000 रुपये है, उस 30,000 में से लगभग 40% जो पैसा है वो वित्त आयोग निकाल सकता है और बाकी 60% पैसा वो राष्ट्रपति द्वारा ही निष्कासित है। तो ये जो चीज़ है ये केवल वास्तविक अनुच्छेद है जो पहले था। अब जो संशोधन हुए तो वो 500 की जगह 30,000 करोड़ हो गया, और पहले राष्ट्रपति निकाल सकते थे इस पैसे को, अब 40% वित्त विभाग के जो सचिव हैं वो आपस में मीटिंग करके वो निकाल सकते हैं। 40% लगभग 12,000 करोड़ रुपए हो गए, और बाकी पैसा राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब राष्ट्रपति निकालते हैं। फिर अनुच्छेद 275, उसमें है कुछ विशेष राज्यों के संघ से अनुदान। कुछ विशेष राज्यों को संघ से अनुदान, मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको जो संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनको विशेष छूट देती है, पैसों में भी उनको ज़्यादा फंड देती है। जैसे अभी क्या है कि जो सरकार को टैक्स प्राप्त होता है तो वो टैक्स राज्यों से प्राप्त होता है, और उन टैक्सों का लगभग 42% टैक्स जो है वो सरकार वापस राज्यों को दे देती है किसी ना किसी हेल्प के नाम पर। लेकिन जो कुछ विशेष राज्य होते हैं, विशेष राज्य कौन से? जैसे कोई प्राकृतिक आपदा होगी किसी, उसमें प्राकृतिक आपदा का मारा कोई राज्य है, या कोई भौगोलिक विषमता है, वहाँ भौगोलिक मतलब तरह तरह की, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, या वहाँ कुछ ना कुछ बारिश वगैरह ज़्यादा आती हो, बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती हो। ठीक, तो भौगोलिक आपदा या भौगोलिक विषमता या प्राकृतिक आपदा लगभग एक से हो गई। फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप, मतलब जैसे कि जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बना रहे हैं, भारत की बिल्कुल बाउंड्री पर हैं। तो ऐसे जो राज्य होते हैं उनमें भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ डेवलपमेंट हो सके, विकास किया जा सके।
तो इन जो राज्य हैं इनको संघ जो है एक विशेष अनुदान देता है। अब अनुदान कहाँ से देगा, अपना तो पैसा है नहीं, वो राज्यों से आ रहा, राज्यों को ही देता है। 42% उनको लौटा देता है, बाकी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कामों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, स्कीम होती है, रेलवे होता है, रोड होते हैं, इन सब में लगा देता है। लेकिन ये जो राज्य हैं, जो विशेष राज्य हैं, प्राकृतिक आपदा, भौगोलिक विषमता या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होते हैं, इनको 80% पैसा वापस कर देता है। और जबकि जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, इनको क्या है 42% पैसा वापस कर देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280, यह है वित्त आयोग के संबंध में। तो वित्त आयोग का क्या काम है, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी धन का बंटवारा होता है, जैसे अभी ये हुआ था, ठीक है, इसमें तो क्या था, जो विशेष राज्यों को छूट एक तरह से, वो हो गया अनुच्छेद 275 में। 280 में क्या है, किसको कितना कितना पैसा बांटा जाएगा, तो वो कौन करता है, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, टोटल 5, 4 नॉर्मल सदस्य और 1 उनका अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 5 साल होता है, और जब 5-5 साल बाद में बनते तो ये सरकार की तरह हो गए। तो इस तरह से इनका जो अब तक 15 बार इनका गठन हो चुका है। वित्त आयोग का काम क्या होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा, कितना केंद्र को रहेगा और कितना राज्य सरकारों को जाएगा। अब इसके अध्यक्ष के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो पहले और लास्ट के जो अध्यक्ष हैं इनको याद कर लेना है। पहले अध्यक्ष है केसी नियोगी और लास्ट के अध्यक्ष मतलब 15वें जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 292। इसमें क्या है, भारत सरकार जो विदेशों से ऋण लेती है उसके बारे में उपबंध है। ठीक, तो भारत सरकार मान लो किसी अगर विदेश से, जैसे अभी जापान से भी पैसा लिया था उधार, तो कोई अगर पैसा उधार लेती है तो वो जो उधार लेती है उसको कहाँ से चुकाएगी भारत सरकार, तो जो संचित निधि है, संचित निधि अपने यहाँ देखी थी, भारत सरकार का एक रिजर्व पैसा होगा जहाँ वो भारत सरकार पैसा रखती है, तो वो संचित निधि पर भारत, मतलब वो जो पैसा चुकाया जाएगा वो संचित निधि से चुकाया जाएगा। अब मान लो 5 साल बाद में, लोन तो लंबे टाइम के लिए होते हैं, 15-20 साल इस तरह से, अब मान लो सरकार आ गई दूसरी, तो वो जो पैसा होगा वो संचित निधि से जाएगा, चाहे सरकार बदल जाए या वही रहे, पैसा वो पहुंचता रहेगा, कहाँ से, संचित निधि से। ठीक, फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 293, इसमें है राज्य सरकार द्वारा विदेशी से ऋण उधार लेना। ऊपर वाला क्या था, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार द्वारा, और ये राज्य सरकार। तो जैसे भारत सरकार विदेशों से ऋण उठा सकती है, ऐसे ही केंद्र जो राज्य सरकार हैं वो भी विदेश से ले सकती हैं। अंतर केवल इतना है कि राज्य सरकार जब भी कोई बाहर से ऋण लेगी तो वो सबसे पहले जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार, उससे परमिशन लेगी, उसके बाद में ही वो लोन ले सकती है। तो वो ये केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी होता है। अनुच्छेद 297 में है कि भारत के अधिकार क्षेत्र से निकलने वाली मूल्यवान वस्तुओं पर भारत सरकार का अधिकार होगा। जैसे मान लो अगर भारत के किसी भी राज्य में कोयला, पेट्रोलियम या कोई भी हीरा या तांबा या अभ्रक वगैरह कोई भी चीज़ मिलती है तो वो किस चीज़ की होगी, तो वो होगी भारत सरकार की। क्यों, क्यों भारत में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी मूल्यवान वस्तु मिलती है तो वो किसकी होगी, भारत सरकार की, ना कि उस राज्य की। तो हालांकि वो बात अलग है भारत सरकार उसको कितना वापस करती है, ठीक है, इनकम होती है तो कुछ वापस भी करती है, जब 42% है तो उसी बात की है, एक तरह से दोनों की होगी, पर उस पर जो अधिकार होता है वो होता है भारत सरकार का। मूल्यवान वस्तुओं का, अगर कोई हानिकारक चीज़ मिलती है, मान लो किसी क्षेत्र में अगर कोई वो मिलते हैं, हथियार वगैरह मिलते हैं, दारू शराब वगैरह मिलती है, अफीम वगैरह मिलती है, तो वो भारत सरकार की नहीं मानी जाएगी, वो उसी एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी मानी जाएगी, वो इलीगल उन लोगों पे केस डाला जाएगा। लेकिन अगर मूल्यवान वस्तुएं निकलती हैं तो वो भारत सरकार की होगी, और हानिकारक कोई चीज़ें मिलती हैं तो वो उन्हीं लोगों की है जहां वो पाई जा रही है, जैसे कि शराब वगैरह होगी, ठीक है, तो ये चीज़। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300, इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार। हमने देखा था भारत को 7 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको, जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है, वो अधिकार जिनको ना तो जनता हमसे छीन सकती, ना ही सरकार हमसे छीन सकती। तो मौलिक अधिकार को तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमने देखा कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। कानूनी अधिकार क्या है कि लोग उसको नहीं छीन सकते, पर अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो सरकार इस कानूनी अधिकार को छीन सकती है हमसे। तो यही अंतर है, मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ना सरकार ना कोई जनता, और कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है पर जनता इसको नहीं छीन सकती। ठीक, तो पहले ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब ये मौलिक अधिकार ना होकर ये कानूनी अधिकार हो गया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं और बनते रहते हैं। इसका संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है, सन भी इम्पोर्टेंट है, और ये किस उसमें बना है वो भी चीज़।
तो इस तरह से जो 12वां भाग था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाग 13। इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो मैंने पूरी शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट करा चुकी है, और जो भूगोल है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में चैनल पे पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।